मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का न्यू टॉपिक अपना पृष्ठ रसायन या सतह रसायन। तो पृष्ठ रसायन या सतह रसायन की हम बात करें अगर, तो आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन से छोटा सा डेफिनेशन क्या बनता है इसका, कि पृष्ठ रसायन रसायन की वह शाखा है, ठीक है, यही कह सकते हैं डेफिनेशन इसका, भौतिक रसायन। हमको पता है ना केमिस्ट्री 3 प्रकार से होता है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिस पर पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो पृष्ठ रसायन क्या है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिस पर पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई वस्तु लेंगे, उस वस्तु के जैसे सपोज दैट मैंने ये मार्कर लिया, तो इस मार्कर के अंदर क्या है क्या नहीं है उससे भी मतलब नहीं है। इसके जो पृष्ठ पर जो चीजें है, ठीक है, कि इसके पृष्ठ पर कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, हम इसको गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर का भाग कैसे प्रतीत हो रहा है, इसको ठंडा कर रहे तो ऊपर का भाग कैसे प्रतीत हो रहा है, या इसमें कोई पदार्थ मिला रहे ऊपर से तो क्या उस पर चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है। तो मतलब किसी भी ठोस या द्रव, इसमें हम गैस की बात नहीं करेंगे जब कोई वस्तु लेंगे तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर अपन देखेंगे कि कोई पदार्थ जब आकर्षित होता है या उस पर किसी प्रकार से प्रभाव डालता है, मतलब उसकी सतह को किसी न किसी प्रकार से वो परिवर्तित कर देता है, तो उसी को अपन पृष्ठ या सतह रसायन कहेंगे। ये केवल वस्तु के पृष्ठ पे उपस्थित घटनाओं से ही संबंधित है, उसके अंदर होने वाली घटनाओं से इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो डेफिनेशन बनता है, ये डेफिनेशन बनता है इसके नाम के अकॉर्डिंग जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर। तो अब इसमें हम जो मोस्टली हमको जो समझना है वो क्या होता है, अधिशोषण। आखिर ये अधिशोषण क्या है हम बात करें तो अधिशोषण अधिशोषण क्या होता है, यदि हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहे, ठीक है। अधिशोषण आपने एक नाम सुना है, अवशोषण। आगे चल के हम अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल कि अधिशोषण क्या होता है इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, अधिशोषण का डेफिनेशन बनता है किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अणुओं, या लिखते हैं किन्हीं अणुओं, ठीक है, पर किन्हीं अणुओं को आकर्षित कर बनाए रखने, मतलब उस पर आकर्षित करेगा तो उस पर रहेगा ऊपर में, ठीक है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर किन्हीं अणुओं को आकर्षित कर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। यदि आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, ठीक है। हमने एक लोहे की बॉल लिया, लोहे की बॉल को पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डाल के उसको निकाल लिया वापस। हम देखते हैं कि लोहे की बॉल ऊपर से गीली हो गई है, अंदर पानी उसके नहीं, या लोहे की बॉल पे अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। ये केवल उसके पृष्ठ से संबंधित है, तो पृष्ठ को वो गीला कर दे रहा। जब तक हम उसको कपड़े से साफ नहीं करेंगे या किसी अन्य चीज से साफ नहीं करेंगे तो वो साफ नहीं होने वाला। मतलब एक प्रकार से उसने पानी के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया और बनाए रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि बाद में 2, 4, 3 घंटे बाद कि मौसम के प्रभाव से या थोड़ा तापमान बढ़ेगा तो
धीरे धीरे कम होते जाता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यदि हम उसको लोहे की बॉल को गीला करके निकालते हैं तो ऊपर वो गीला ही रहेगा जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारा ठोस वस्तु हो गया। तो किसी ठोस की सतह पर किन्हीं अणुओं को आकर्षित कर बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है, या उस घटना को अधिशोषण कहते हैं। ये होता है अधिशोषण। ये डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। सॉरी, अधिशोषण दो प्रकार से नहीं, अधिशोषण में दो चीजें होती है। एक होता है अधिशोष्य, एक होता है अधिशोषक। अधिशोष्य और अधिशोषक, ये दो चीजें क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं अपन। ओके, तो अधिशोष्य क्या होता है, यदि हम इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो अब इसमें दो चीज देखिए। एक लोहे की बॉल है जिसको पानी में भिगोने के बाद पानी की जो बूंदे उसके आसपास चिपक जाएंगी। तो ये दो चीजें, तो ये जो पानी का अणु होगा ये कहलाएगा आपका अधिशोष्य, और जो लोहे की बॉल होगी वो कहलाएगी आपकी अधिशोषक। लोहे की बॉल अधिशोषक। तो यदि हम मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, वह ठोस पदार्थ, अधिशोष्य इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, वह ठोस पदार्थ, मतलब सॉरी, वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर आकर्षित होता है, क्या कहलाएगा, अधिशोष्य कहलाता है। तो ठोस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब ठोस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं। एक द्रव के ऊपर दूसरा द्रव भी जब चिपकता है तो भी अधिशोष्य होता है। जैसे पानी के ऊपर कोई तेल होता है तो तेल, पानी की मात्रा जब ज्यादा होती है, तेल की मात्रा कम होती है, तो पानी के ऊपर तेल होता है तो तेल उसकी सतह तक सीमित होता है, अंदर प्रवेश नहीं करता, वो भी अधिशोष्य। वो द्रव में द्रव का एग्जाम्पल ले लिया। इसमें लिए हमने लिया ठोस, ये लोहे की बॉल हो गई, और जो अणु की बात कर रहा मतलब वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर आकर्षित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, तो यह आकर्षित हो रहा है, इसे अधिशोष्य कहेंगे। अब जिस पर अधिशोषण की घटना हो रही पूरी, ठीक है, मतलब डेफिनेशन क्या बनेगा, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, अधिशोषण की घटना होती है, उसे अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे इसका डेफिनेशन बन जाता है। तो ये हो गया हमारा अधिशोष्य, और जिसपे चिपक रहा है वो हो गया हमारा क्या चीज, अधिशोषक। और कुल मिला के ये पूरी घटना क्या कहलाएगी हमारे पास, ये पूरी की पूरी जो घटना होगी ये कहलाएगी अधिशोषण। तो अधिशोषण में ये दो मेन चीजें होती है, अधिशोष्य होना चाहिए, अधिशोषक होना चाहिए। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन कि अब अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले इसका मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। यदि आप इसका एग्जांपल समझेंगे तो आपको इनके डेफिनेशन समझने में काफी आसानी पड़ेगी। तो एग्जांपल क्या, हमने इसके लिए लिया, ये लिया एक पानी लिया बोतल के अंदर, इसके अंदर बॉल भरी है, लोहे की बॉल। ओके, इसमें भी सेम ऐसे ही बनाया हमने, इसके अंदर भी जो बॉल भरी है
वो बॉल होगी कपड़े की बॉल। कैसी बॉल होगी? कपड़े की बॉल। अब आप दोनों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लोहे की बॉल को जब डुबोएंगे तो लोहे की बॉल की केवल बाहरी सतह पर ही वो पानी जो होगा चिपकेगा, आकर्षित होगा। ये अधिशोषण हो गया। कपड़े की जो बॉल होगी, जो पूरे तरीके से जैसे बच्चों ने खेला करते थे ना कपड़े की बॉल से, तो यदि वो पानी में गिर जाता था तो कपड़े का बॉल पूरी तरीके से गीला हो जाता था, अंदर तक पूरा गीला हो जाएगा वो, मतलब उसके अंदर ये प्रवेश कर गया पानी, मतलब पानी का अवशोषण हो गया। सतह तक है केवल तो अधिशोषण होगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अवशोषण होगा। ठीक है, आई होप ये इस एग्जांपल से आपको अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं पहला क्या बोलते हैं अंतर इनमें क्या पड़ता है। ओके, तो लिखेंगे यह एक पृष्ठीय घटना है, क्योंकि पृष्ठ तक हो रहा है, केवल पृष्ठीय घटना है। इसमें लिख सकते हैं कि यह वस्तु के भीतर तक होने वाली घटना है। अंदर तक गया पूरा, तो यह वस्तु के पृष्ठ तक पृष्ठीय घटना, वो भीतर तक तो भीतर तक होने वाली घटना। ये बन गया फर्स्ट वाला। सेकंड पॉइंट हम इसमें क्या लिखते हैं, सेकंड पॉइंट दोनों में कि ये यहाँ पे जो अणु हो क्या कि चिपकेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो जल के अणु आके इसके ऊपर इस प्रकार से अधिशोषित होंगे, मतलब उनका अवशोषण हो, अधिशोषण होगा एक प्रकार से, और यहाँ पे ये अंदर भी घुस जाएंगे पूरे, जल के जो अणु है वो कहाँ जाए, अंदर भी आ जाएंगे पूरे। तो हमको इसमें एक चीज समझ में आती है कि चाहे उस वस्तु के बाहर सतह पर हो चाहे उसके अंदर हो, ठीक है, सांद्रण एक बराबर रहेगा। और इसमें यदि ये जो द्रव की बूंदे है ये केवल सतह पर है, अंदर तो है नहीं, मतलब सतह पर सांद्रण ज्यादा होगा, ये चीज समझ में आती है। तो इसमें चीज हम लिख सकते हैं कि अधिशोषण में वस्तु की सतह पर सांद्रण उसके अंदर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अंदर बाहर क्या होगा, अधिक होगा, अंदर क्या होगा, कम होगा। इसमें अवशोषण में वस्तु के अंदर तथा बाहर सांद्रण एक समान रहता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही प्रवेश कर जाता है, बाहर तक सीमित नहीं है, वो अंदर भी होगा और इसके सतह पर भी होगा, पूरा गीला करके कपड़े के बॉल को। ये चीज हमने समझा। फिर हम इसके स्पीड की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट इसमें और थर्ड पॉइंट इसमें। थर्ड पॉइंट में हम इसके वेग की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब द्रव की बूंदे इसके ऊपर चिपकेंगी तो तेजी से आके चिपक जाएंगी, लेकिन जो द्रव की कुछ और बूंदे इसको, मतलब कोई हम ऐसे बनाते हैं ये लोहे की बॉल, उसके ऊपर यदि हम कोई द्रव को चिपकाना चाह रहे हैं तो एक बूंद चिपकेगा, फिर दूसरा बूंद उसके ऊपर और हल्की परत, मतलब द्रव की हल्की हल्की परत इसके ऊपर जब चिपकती है इस प्रकार से। ठीक है, ये बनावट थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन हल्की हल्की परत जैसे चिपकने जाती है तो वो धीमे से चिपकती है। स्टार्टिंग वाला तेजी से चिपकेगा, लेकिन बाद वाला फिर धीमे से चिपकेगा। इसमें ऐसा नहीं है,
जिस स्पीड से ये आकर्षित हो रहा है इसके अंदर, उसी स्पीड से होते रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाते हैं सीधे, अंदर आओ सीधे, अंदर आओ सीधे। इनमें ये केस होता है, इनमें से केवल सतह पर होता है। ये चीज समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को हम लिखेंगे कि इसमें मतलब यह लिखते हैं, यह प्रारंभ में, यह प्रारंभ में तीव्र, यह प्रारंभ में तीव्र किंतु कुछ समय पश्चात धीमा हो जाता है। जबकि इसमें क्या है, यह एक समान वेग से होता रहता है, ठीक है। तीनों पॉइंट समझ में आएंगे, आई होप सो। डायग्राम से समझेंगे तो तीनों पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे। ये चीज, ये हो गए इसके 3 पॉइंट। 3 पॉइंट और देखते हैं इसके अपन, ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट है हमारा, ये कहता है अधिशोषण में कि अधिशोषण में साम्यावस्था, साम्यावस्था क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है। अधिशोषण में साम्यावस्था बहुत कम समय में स्थापित हो जाती है। ओके, देन 4th पॉइंट इसमें कि अवशोषण में साम्यावस्था होने में बहुत अधिक समय लगता है, या अधिक समय लगता है की बात है। मतलब अब किसी वस्तु के ऊपर, जैसे अपने बॉल को डाला था, उसके ऊपर बॉल को डाला था पानी के अंदर, लोहे की बॉल को, तो उसके ऊपर जल के अणु हो तुरंत आके चिपक जाएंगे, क्योंकि उसको अंदर तो प्रेस करना नहीं पड़ता कि ऊपर अंदर तक जाए। लेकिन अवशोषण में ऐसा है कि पूरा अंदर तक जाते हैं, तो जल के अणु होते हैं वो कपड़े की बॉल के पूरे अंदर तक जाएंगे, जिससे ये है कि उनको साम्यावस्था स्थापित करने में समय बहुत ही अधिक लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट। 5वें पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि अधिशोषण और अवशोषण के बारे में। अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाने में, अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह से हटाने में बहुत कम समय लगता है। जिसे इस विधि को ऐसे लिखते हैं इसमें अपन, ठीक है। इस विधि को विशोषण कहते हैं। ओके, तो यदि हम इसमें बात करें तो अवशोषण में कि इसमें हमें विशेष विधि की आवश्यकता होती है। जैसे वाष्पन, क्रिस्टलीकरण आदि। कहने का मतलब क्या है कि लोहे की जो बॉल को हमने पानी में डाला, उसके बाद निकाला, तो उसके ऊपर से पानी को साफ करना मतलब अधिशोषक की
सतह से अधिशोष्य को हटाना बहुत ही आसान होता है। कपड़े से साफ किया पूरा साफ हो जाएगा, लेकिन जो कपड़े की बॉल है वो यदि पानी में डाल दे, पूरी तरीके से पानी में भीग जाए, तो उसको आप सोच सकते हो कि आप दीवार में पटकोगे, नीचे उड़ोगे दबाओगे, फिर भी वो आसानी से साफ नहीं हो पाता है। मतलब उसके लिए हमको विशेष विधि की आवश्यकता होती है, जैसे वाष्पन और क्रिस्टलन होता है। ठीक है, फिर छठवां पॉइंट देखते हैं इनमें अपन। 2 पॉइंट और देखते हैं। छठवां एक पॉइंट हो गया, एक लास्ट पॉइंट का एग्जाम्पल देख लेंगे अपन। ठीक है, छठवां पॉइंट ये कहता है यदि अधिशोषण की मात्रा x/m तथा स्थिर ताप पर P या C, ठीक है, इनमें से कोई भी P या C के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक विशिष्ट वक्र प्राप्त होता है। वही दाब या सांद्रता पीएससी विशिष्ट वक्र प्राप्त होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। यदि अवशोषण की मात्रा x/m तथा स्थिर ताप पर P या C की मात्रा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, छठा पॉइंट ये हो गया इसके इस प्रकार से। इनके थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं छठे पॉइंट का, एक लास्ट इनका कहते हैं उदाहरण देख लेते हैं, देन ये एग्जांपल अंतर खत्म हो जाएगा बना। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने इसका छठवां पॉइंट देखा, उसमें हम जो ग्राफ देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है x/m अधिशोषण की मात्रा या P या दाब के मध्य में, तो हमको एक विशिष्ट वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, एक विशिष्ट वक्र। ठीक है, इस प्रकार से। जबकि अवशोषण में यदि हम सेम इन्हीं के मध्य ग्राफ खींचेंगे, अवशोषण की मात्रा या दाब के बीच में स्थिरता पर, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये मेन अंतर होता है इनमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, उदाहरण लेते हैं इसमें हम, चाहे तो आप इसको 7 पॉइंट दे सकते हैं। उदाहरण में एक ही प्रकार का लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो अपने को। तो ले लेते हैं अमोनिया का चारकोल द्वारा अधिशोषण होता है। मतलब जो चारकोल होता है, यदि उस पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाए तो अमोनिया गैस उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है, इसे हम अधिशोषण कहेंगे। तो अमोनिया का चारकोल द्वारा अधिशोषण हो जाता है। सेम इसमें भी अमोनिया लेते हैं एग्जांपल में। अमोनिया जल के द्वारा अवशोषित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम अमोनिया को चारकोल के ऊपर प्रवाहित करेंगे तो उसका केवल अधिशोषण होगा। यदि अमोनिया को जल में प्रवाहित करेंगे तो जल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, मतलब कि उसका अवशोषण होगा। इसमें अधिशोषण होगा, इसमें अवशोषण होगा। ये था मेन डिफरेंस इसमें कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।